नमस्कार मुकेश बालयोगी जी। मैं संजीव चौहान स्टेट मिरर हिंदी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्ते संजीव जी। मुकेश बालयोगी जी, एक बड़ी विकट सवाल है या समस्या है, जो भी है, एक उलझन सी है। वो जी। ये कि राहुल गांधी हुँ, ने जो अपनी पदयात्रा शुरू की है या यात्रा शुरू की है चुनावी, जी, ये सासाराम से ही क्यों की है? जबकि पटना, पाटलिपुत्र और बहुत जगह हैं जहाँ से जी, तमाम नेता और इंदिरा गांधी वगैरह ने यात्रा अपनी शुरू की थी राजनीतिक। जी, क्या जी। कहानी है? बहुत अंदर का मर्म बताइए कि सासाराम ही राहुल गांधी ने क्यों चुना है अपने 15 दिन की यात्रा या 17 दिन की यात्रा में? संजीव भाई, राहुल गांधी ने आज से यात्रा शुरू की है और 1 सितंबर तक वो एक बड़ी रैली के साथ पटना में इसका समापन करेंगे। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि सासाराम को ही इन्होंने क्यों चुना? दरअसल जैसे ही सासा आज से 1 सप्ताह पहले कि सासाराम को चुनने की बात जैसे ही मीडिया में आई, बिहार के बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित चकरा गए कि आखिर ये सासाराम क्या है? क्यों? पत्रकारों को समझ में नहीं आया कि सासाराम का कौन सा कारण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देश में प्रतीकों की राजनीति चलती है और सासाराम प्रतीक के किसी भी चौके में फिट नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि बिहार में पौराणिक से लेकर के ऐतिहासिक इतने बड़े बड़े सिंबॉलिक प्लेसेज हैं जो बड़े संदेश प्रसारित करते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में किसी को अपनी बड़े राजनीतिक अभियान की शुरुआत करनी होती है, तो कभी जयप्रकाश नारायण ने गांधी के भितिहरवा आश्रम से शुरू किया था, क्योंकि गांधी ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती के देने के लिए पहला सत्याग्रह वहां से शुरू किया था। इसके अलावा अगर किसी को अभियान शुरू करना होता है तो वैशाली से शुरू करता है, क्योंकि दुनिया का पहला लोकतंत्र वहां विकसित हुआ था और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज से 1.5-2 हजार साल पहले विकसित हुई थी। या फिर किसी को करना होता है तो वो राजगीर से करता है, क्योंकि एक प्राचीन काल में ही एक विशाल साम्राज्य का वह केंद्र रहा था और जहां की जिसने बड़े बड़े धुरंध बड़ी बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी थी। या फिर पाटलिपुत्र, जो लंबे समय तक सैकड़ों साल तक पूरे भारतवर्ष की राजधानी रही। ये अपने आप में एक प्रतीकात्मक राजनीति का एक महाप्रतीक है जहां से शुरू की जाती है। या इसके अलावा भागलपुर भी एक बड़ा प्रतीक रहा है, क्योंकि महाभारत काल में ही एक शूद्र समाज का व्यक्ति जिसे सूत पुत्र कहा गया, कर्ण वहां का राजा था। और रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि ने लिखा कि कैसे एक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति एक बड़े राज्य का नेतृत्व करता है और स्थापित वंशवादी सत्ता जो खास करके महाभारत के दौरान थी उनको चुनौती देता है। और इवन की इंदिरा गांधी ने भी कभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उस प्राचीर से लोगों को, बिहार की जनता और देश को ललकारा था। और वह एक चूंकि अंगराज कर्ण की वह भूमि थी। लेकिन यह जब सासाराम की बात आई तो अभी भी लोग चकरा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों वहां से उस जगह को क्यों चुना। सबसे बड़ी बात है, मैं भी जब इस उधेरबुन में था तो मैं इतिहास के कुछ पन्नों को खंगाल रहा था, तो मेरे सामने एक चौंकाने वाले तथ्य आए। चौंकाने वाला तथ्य यह आया कि दरअसल सासाराम के एक शासक ने दिल्ली की मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सरकार पर 2.5 साल तक कब्जा किया और उस सासाराम से 2.5 साल तक पूरी दिल्ली पर, पूरे देश पर, पूरे भारतवर्ष पर राज किया। और वह भारत ये आज का भारत नहीं था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, यहां तक कि श्रीलंका का कुछ हिस्सा, इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा, ये कंबोडिया का कुछ हिस्सा जिस भारतवर्ष में था, उस भारतवर्ष को सासाराम जैसे जगह से शेरशाह सूरी ने चलाया था। और मुगल बादशाह हुमायूं दर दर भटकता रहा 2-2.5 साल तक। कहां एक और मुगल बादशाह हुमायूं की विशाल सेना पूरा सल्तनत हिंद, सुल्तान हिंद जिसे कहा जाता था, और कहां सासाराम जैसे जगह का एक छोटा सा शासक, वह पहले मुगल बादशाह हुमायूं के गवर्नर ये जलालुद्दीन खां को हराता है, बिहार पर कब्जा करता है। फिर अंतोगत्वा जब मुगल बादशाह के पास ये सूचना आती है कि भाई अगर बिहार अपने साम्राज्य से चला गया तो फिर ये तो पूरा का पूरा नेपाल और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा का पूरा बंगाल और यहाँ तक कि बर्मा और इन सब इलाकों को कब्जा करना और उनको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुगल बादशाह खुद विशाल सेना लेकर के वहां पहुंचता है। और जो चौसा का युद्ध, जो कि बक्सर जिले में है, जहां कभी भगवान श्री राम ने तारका को महर्षि विश्वामित्र की सहायता से वध किया था, उन्हीं के पास एक चौसा के मैदान में भीषण संग्राम में, जिसमें माना जाता है कि 2 या 3 लाख सैनिकों की मौत हुई थी, शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है। दरअसल
राहुल गांधी की टीम ने एक बड़े सिंबोलिज्म का, एक बड़ी प्रतीकात्मकता का उपयोग किया है कि दिल्ली अपराजेय नहीं है। और जिस सासाराम के एक छोटे से शासक ने पूरी दिल्ली की सल्तनत को, पूरे मुगल लिया साम्राज्य को अपदस्थ कर दिया और 2.5 साल तक सासाराम जैसे जगह से पूरे देश पर और दिल्ली पर हुकूमत की, वही आज भी हम सासाराम से हुंकार कर हालांकि आज जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसमें इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन यह संकेत साफ साफ है कि जिस तरह से सासाराम के एक शासक ने पूरे दिल्ली मुगलिया सल्तनत को 2.5 साल तक दरबदर करके रखा, और यहां तक कि भागते भागते हुमायूं के पुत्र अकबर की भी काफी जन्म भटकते रास्ते में एक अमरकोट नामक जगह पर हुई। ये स्थिति खराब हो गई थी। राहुल गांधी इसके माध्यम से यह मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली अपराजेय नहीं है, दिल्ली को पराजित किया जा सकता है। और दिल्ली को पराजित करने का वर्तमान संदर्भ संजीव जी क्या है, आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि वो केंद्र की मोदी सरकार है। और सासाराम को प्रतीकात्मक रूप में इसीलिए चुना गया है कि हम सासाराम से हुंकार करके उस इतिहास के उस जो विस्मृत अध्याय है, जो भूले गए पन्ने हैं, फिर से याद करा रहा हूं कि हमें कमजोर मत समझो, हम सासाराम से ऐलान कर रहे हैं, हम दिल्ली की सत्ता को हिला देंगे। संजीव जी, यानी कि मुकेश बालयोगी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स के नजरिए से जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, पप्पू और नौसखिया बड़ी छोटी उम्र का लड़का समझ रही है, बीजेपी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है? निश्चित रूप से संजीव जी, होता क्या है कि जब भी कोई नेतृत्व होता है, वह नेतृत्व वो सारी बुद्धि लेकर के खुद पैदा नहीं होता है। उसके आसपास एक बड़ा वर्ग होता है जिसकी उसमें आस्था होती है, विश्वास होता है, और उसे लगता है कि यह व्यक्ति परिवर्तनकामी है और किसी नए परिवर्तन को अंजाम दे सकता है। यह जो सासाराम की प्रतीकात्मकता को चुनने की बात है और सासाराम से यात्रा शुरू करने की जो बात है, यह उसी समूह के मस्तिष्क की उपज है कि हम इसके माध्यम से ये मैसेज दे सकते हैं कि दिल्ली भी अब राहुल के लिए दूर नहीं है। जिस तरह से शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा किया था, अब राहुल भी हुंकार कर सकते हैं। इसलिए राहुल को बुद्धू, पप्पू मानना निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों की बड़ी ही भूल होगी, क्योंकि एक वंशवादी परंपरा में इन्होंने, राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजें इनहेरिट की है। उनके साथ एक बड़ा आभा मंडल है और उनके साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी, विमर्श करने वाले लोग, उनके साथ उन्हें आइडिया देने वाले लोग हैं। इसलिए बुद्धू और मूर्ख तो बिल्कुल ही नहीं कहा जाना चाहिए। यानी कि जो लोग पप्पू मान रहे हैं राहुल गांधी को, वो अपने राजनीतिक जीवन की बीजेपी में जो लोग बुद्धू कह रहे हैं या कम अकल या बच्चा समझ रहे हैं, सवाल फिर वही है कि सासाराम से अपनी यात्रा शुरू करके राहुल गांधी ने उन सबके लिए एक जबरदस्त वो सवालिया निशान लगा दिया है जिसका हल और जवाब बीजेपी को खुद ढूंढना है। ये एक कार्टून का एक कैरेक्टर है, उसमें कहा जाता है, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करना अंकल। एक बच्चा, जो एक शिवा नाम का एक कैरेक्टर हो, वह बोलता है। आप देखेंगे संजीव जी, सासाराम शहर कभी जाएंगे तो बिल्कुल एक ऊँघता हुआ, अलसाता हुआ शहर मिलेगा। आधुनिकता की छाप है, मार्केट है, थोड़े से हैं, लेकिन आपको वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा जिससे आपको लगे कि यह चेतना संपन्न, राजनीतिक जागृति से भरा हुआ ये जगह है, या जिस जगह का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस है। वहां शेरशाह के मकबरे के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है उस शहर में। एक छोटा सा मार्केट, एक 2-3 गलियां, 2-4 गलियों वाला शहर। आज भी वहां अपार्टमेंट कल्चर तक नहीं पहुंचा है। सासाराम में आपको अपार्टमेंट नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा कस्बाई शहर है जो जिले का मुख्यालय है, और एक लगेगा कि पूरा शहर अलसाया हुआ सा है। ये अधखुली आंखों से दुनिया को और इतिहास को और भविष्य को देख रहा है, एक ऐसा शहर। लेकिन उसको चुन करके राहुल गांधी ने न केवल दिल्ली की सत्ता को, बड़े बड़े राजनीतिक रणनीतिकारों को, बल्कि बिहार में राजनीति की जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं उनको भी चौंका दिया है कि भैया बिहार के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। और 2025 में आप जानते होंगे कि केवल बिहार में ही विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसका अर्थ है यह है कि राहुल गांधी और उनकी रणनीतिकारों ने बिहार में सिंबोलिज्म को महत्व देने के लिए और प्रतीकात्मकता के जरिए संदेश को व्यापक अपील देने के लिए, संदेश की अपील का दायरा व्यापक करने के लिए पूरी तैयारी की है, पूरा होमवर्क किया है, पूरा रिसर्च किया है और बहुत गहराई से रणनीति बनाई है।
हाँ, मुकेश वाले जी मेरे ख्याल से आप ये क्लियर कट समझा रहे हैं, बता रहे हैं लिसनर्स को, स्टेट मिरर हिंदी के, कि राहुल गांधी को भले ही पप्पू समझ लीजिए राजनीति की दुनिया में, अखाड़े में, लेकिन उनके आस-पास जो लोग हैं, वो बहुत बेहद अनुभवी, घाटी राजनीतिज्ञ हैं, जो जल्दी मात नहीं खाने देंगे और बिहार विधानसभा का चुनाव मत समझिए इसको, इसको निशाना दिल्ली की तरफ है। समझने वाले अगर समझ जाएँ तो भला, नहीं समझे तो कांग्रेस कहीं न कहीं खेल कर सकती है। बिल्कुल संजीव जी कि राहुल गांधी आखिर एसआईआर को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब वो केवल बिहार की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं। वो सासाराम से मैसेज दे रहे हैं, वह भी एक मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली की सत्ता को हराया और वह भी एक मुस्लिम शासक को हराया। वहां ये साफ साफ ये बता रहे हैं ये सत्ता की लड़ाई में अगर दो मुस्लिम शासक का भी मामला है तो दो मुस्लिम शासक भी आपस में लड़ रहे हैं। ये सांप्रदायिकता नहीं है। इसलिए जो आप देखेंगे कि भाजपा एक मुगलिया इतिहास के जरिए, पाठ्य पुस्तकों के जरिए, बयानों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो एक सोशल मीडिया पर जो एक कल्ट फैलाती है कि मुगलिया शासकों के उनके जुल्म की दास्तान और उन्होंने हिंदुत्व पर इतना जुल्म किया। यह भी मैसेज राहुल गांधी में छिपा हुआ है कि जब सत्ता की लड़ाई होती है तो कोई अपना धर्म भी नहीं देखता है और सत्ता की लड़ाई में हिंसा होती है। ये शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं की लड़ाई थी और वहां ये साफ साफ दिख रहा है कि एक छोटे से जगह का शासक भी दिल्ली पर कब्जा कर सकता है। इसलिए एक तरीके से वह महागठबंधन के उन राजनेताओं को और महागठबंधन के अपने समर्थकों को एक्टिवेट कर रहे हैं और स्पंदित कर रहे हैं कि अगर तुम भी चाहो तो दिल्ली तुम्हारे लिए दूर नहीं। शुक्रिया मुकेश वालियोगी जी, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद इस स्टेट मिरर हिंदी से बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे पटना से वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडवाइज़र और बहुत ही ज्ञानी, राजनीतिक सत्ता के गलियारों पर पकड़ रखने वाले मुकेश बालयोगी, वरिष्ठ पत्रकार पटना से, और मैं नई दिल्ली से स्टेट मिरर हिंदी के लिए संजीव चौहान। धन्यवाद धन्यवाद। मुकेश धन्यवाद बालयोगी जी। संजीव जी।